दुनिया भर में जहां मोहलिक बीमारियों से लड़ने के लिए मेडिकल फील्ड में रिसर्च हो रही है, वहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस मैदान में चिप इन कर चुकी है। पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हमारे साथ आज ऐसी ही 3 ब्रिलियंट डॉक्टर्स मौजूद हैं जो इसी फील्ड में काम कर रही हैं और इंसानी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जोदत फ़ातिमा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका कोर एरिया है। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मदिहा खालिद जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को देखती हैं, और इनके साथ हैं डॉक्टर नादिया सुल्तान जो कि रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स को देखती हैं। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर मदिहा आपसे पूछना चाहूँगी, ये जेनेटिक बीमारियाँ होती क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए और हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए जिसके ऊपर हम इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर सकें। अगर मैं बहुत सादा और आसान आसान अल्फाज में बात बताना शुरू करूं तो वी इनहेरिट अ पेयर ऑफ जीन्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। इसीलिए मेरी हाइट मेरी वालदा जैसी है, मेरी आंखों का रंग मेरे वालिद साहब जैसा है। सो हम अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ ट्रेट्स इनहेरिट करते हैं। सो क्या हो कि अगर मेरे किसी पेरेंट के पास एक डिफेक्टेड जीन हो, तो अगर वो डिफेक्टेड जीन मेरे पास आ जाएगी तो आई बिकम द कैरियर ऑफ दैट डिफेक्ट। और अगर मेरे मदर और मेरे फादर दोनों के पास सेम डिफेक्ट हो और वो दोनों डिफेक्टेड जीन्स में इनहेरिट कर लूं, तो मेरे पास वो डिजीज आ जाएगी। सो देयर इज वन थिंग टू बी अ कैरियर ऑफ अ डिजीज, और एक और बात यह है कि मेरे पास वो डिजीज आ जाए। जेनेटिक डिजीजेस एक्चुअली बच्चों में इनहेरिट इस तरह होती हैं कि अगर पेरेंट्स दोनों किसी जेनेटिक डिजीज के कैरियर हो और अगर वो दोनों डिफेक्टेड जीन बच्चे के अंदर आ जाए तो बच्चा उस बीमारी का शिकार हो जाता है। और देर इज अ 25% चांस के दो कैरियर दो कैरियर लोग जो आपस में शादी करते हैं उनके बच्चे एक जेनेटिक डिजीज का शिकार हो। तो बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू आस्क यू कि डू यू हैव एनी आइडिया कि सबसे कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर पाकिस्तान में क्या है? मेरा ख़्याल है कि थैलेसीमिया सबसे पहले मेरे जहन में आएगा। बाकी आप गाइड कीजिए हमें। जी बिल्कुल, यूर एब्सोल्युटली राइट। जेनेटिक डिजीजेस का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया, इसके अंदर थैलेसीमिया, इसके अंदर सिवियर कंबाइंड इम्यूनिटी डिसऑर्डर और बहुत सारी डिजीजेस इंक्लूडेड हैं। लेकिन हमारे मुल्क में जो आम फहम लोगों को पता है वो थैलेसीमिया है। तो थैलेसीमिया का भी यही प्रॉब्लम है कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर्स होंगे तो बच्चों के अंदर जैसे 25% चांस के उनको वो डिजीज हो। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर खुदा न खास्ता मैं या आप थैलेसीमिया के कैरियर हैं, यानी कि हमारे पास कोई डिफेक्टेड जीन है, तो मुझे शायद सारी जिंदगी ना पता चले। अपार्ट फ्रॉम कि मेरा एचपी लो होगा जो कि खवातीन में अक्सर लो होता है, या कुछ और आयरन डेफिशिएंसीज होंगी। अपार्ट फ्रॉम दोज इंडिकेशंस अगर मैं उसको टेस्ट नहीं करवाऊंगी तो मुझे कभी ये नहीं पता चलेगा कि मैं कैरियर होगी। लेकिन अगर मैं इस बात को सोचे समझे बगैर एक अज़वाजी रिश्ते में ऐड हो जाती हूँ जिसमें मेरा जो पार्टनर है वो भी इसी डिजीज का कैरियर है, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। So this is actually the whole problem of thalassemia in general and genetic diseases in particular, जो जो बहुत बड़ा इशू है of course। समझ में आती है बात। डॉक्टर मदिहा, अगर मैं इसी बात को थोड़ा आगे लेकर चलूं, पाकिस्तान में इसकी टेस्टिंग या स्क्रीनिंग के हवाले से अगर देखा जाए और फिर इलाज, उस हवाले से क्या सहूलियात हैं? हमारे यहाँ सेहत के निज़ाम में इसके ऊपर क्या काम हो रहा है? ज़रा इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें। एक तो हमारे मुल्क में क्योंकि थोड़ा सा टेस्टिंग ही एक सोशल टैबू है और बगैर बीमारी के टेस्टिंग करवाना एक बहुत बड़ा मतलब मसला है। तो हमारे मुल्क में टेस्टिंग बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में जेनेटिक डिसऑर्डर स्पेशली थैलेसीमिया पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। देयर इज अ हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल इन लाहौर, जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटी है, जो कि तमाम जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन जनरल और थैलेसीमिया इन पर्टिकुलर कि ना सिर्फ टेस्ट कैरियर टेस्टिंग करता है, बल्कि वो खवातीन जो हमल से होती हैं उनको उनके थर्ड मंथ में
एक टेस्ट करके ये बताता है कि उनका जो बेबी है ही माइट बी अ कैरियर और अ डिजीज हैविंग पेशेंट. सो अ वेरी नॉमिनल चार्ज फैसिलिटी, बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड फैसिलिटी, पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स उधर हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बहुत ज्यादा हैं. तो इतनी बड़ी फैसिलिटी है और उसके अंदर जो आउटफ्लो है, जाहिर है कोई आउटफ्लो है ही, कोई वजह है ही, तो वो फैसिलिटी काम कर रही है और पूरे पाकिस्तान से लोग उस फैसिलिटी की तरफ रुजू करते हैं ताकि जो लोग मुश्किल में हो वो कुछ सोल्यूशन या कुछ इलाज हासिल कर सकें. अच्छा, ये तो गंगाराम और पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से डॉक्टर मदीहा बात कर रही थी. डॉक्टर नादिया, आप हमें बताइए कि ग्लोबल सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर थैलेसीमिया के हवाले से जो स्क्रीनिंग या टेस्टिंग के मामलात हैं और फिर केसेस की तादाद है, उस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? Thank you for giving me the opportunity to talk on this issue. ग्लोबल प्रिवेलेंस के बारे में अगर हम बात करें तो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो है 8.5 बिलियन, और थैलेसीमिया मेजर केसेस तकरीबन 270 से 300,000 तक हैं हमारे पास. और हर साल 60,000 to 100,000 बच्चे दुनिया में थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं. अकॉर्डिंग टू WHO, जो 2021 में थैलेसीमिया की ग्लोबल प्रिवेलेंस थी, दैट वाज 18.25 केसेस पर 100,000 पीपल, और ईस्ट एशिया में 7.35% पर 100,000 कैरियर्स जो थे वो हमारे पास थैलेसीमिया मेजर के थे. अब अगर हम एशिया की तरफ आए और एशिया में फर्दर हम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो एशिया की आबादी है 4.5 बिलियन, जो कि है 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. और इसमें अगर हम इंडिया के बारे में देखें थोड़ा सा, तो 40 to 50 मिलियन कैरियर्स हैं इंडिया में, और पाकिस्तान में है 10 to 12 मिलियन कैरियर्स. लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया मेजर के जो पेशेंट्स हैं वो है 100,000, और इतने ही पेशेंट्स इंडिया में हैं. और अगर आप देखें तो हमारी आबादी में बहुत ज्यादा फर्क है. पाकिस्तान और इंडिया की आबादी में फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के जो थैलेसीमिया मेजर के केसेस हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं. तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में थैलेसीमिया मेजर के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं. तो इसके यही वजूहात हैं कि कुछ हमारे कल्चरल और सोशल नॉर्म्स हैं, इंटर ट्राइब मैरिजेस हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है. तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा, और हमारे गवर्नमेंट को, और एज अ रिसर्चर के तौर पे जो है हमें इसके बारे में काम करना चाहिए, और इसके बारे में हम. जी, डॉक्टर मदीहा, जैसा आपने इसकी रीज़न के हवाले से बात की, या इंडिया पाकिस्तान की आबादी के इतने फ़र्क के बावजूद जो तादाद है वो दैट्स अलार्मिंग. अच्छा, इससे बचा जा सकता है? आपको उसकी कोई रीज़न समझ में आती है एज अ रिसर्चर? हमारे मुल्क में इसके बारे में मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं. जैसे कि पंजाब में और सिंध में एक्ट है हमारे पास, और इस्लामाबाद में और कश्मीर में अभी इसके ऊपर काम हो रहा है. और इससे बच्चा किस तरह से जा सकता है, वो उसके लिए जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. कि अगर हमें जेनेटिक स्क्रीनिंग करें और पहले ही हमें पता चल जाए कि जो लोग हैं वो थैलेसीमिया माइनर के कैरियर्स हैं या नहीं है, तो अगर ये पहले ही हमें पता चल जाए तो इससे बचा जा सकता है. सो दैट मीन्स के लेजिस्लेशन के हवाले से भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है हमारे लॉ मेकर्स को. जी बिल्कुल. अच्छा, ये जो स्क्रीनिंग की बात हम कर रहे हैं ना, इस हवाले से डॉक्टर जोदत के पास एक प्रोडक्ट है, इन्होंने इस हवाले से काम किया है. ज़रा इनसे जानते हैं कि वो क्या है और वो किस तरह से थैलेसीमिया से बचाव में मददगार हो सकती है. जी डॉक्टर जोदत. थैंक यू अफशान. मददगार
का तो लफ्ज कह सकती हूँ सपोर्टिव हो सकती है। एक्चुअली नादिया ने हाईलाइट किया है कि स्क्रीनिंग इज द टास्क, और आपने उसको बड़े अच्छे अल्फाज में कहा है, प्री मैरिटल स्क्रीनिंग इज द टास्क, कि जब शादीशुदा जोड़े को पहले से ये आगाही होनी चाहिए कि आप कैरियर हैं। और मेरा जहां तक एज अ मदर ख्याल है कि कोई भी जो है वो जानबूझकर ऐसी आजमाइश की औलाद नहीं चाहेगा। तो जो हमारी एप्लीकेशन है बेसिकली थैलेसीमिया का जो एक्चुअली डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिस। और ये फैसिलिटी और ये टेस्ट की फैसिलिटी भी थोड़ी कम है, जैसे कि मतिया ने निशानदेही की कि लाहौर में है, और हर लेबोरेटरी ये टेस्ट नहीं करती, स्पेसिफिक जेनेटिक लैब्स हैं, थोड़ा टेस्ट भी जो है वो एक्सपेंसिव है। तो आप ये कह सकते हैं कि और ऊपर से जो बीमारी जिसके सिम्टम्स आपको आ नहीं रहे आप उसकी टेस्टिंग कराएंगे भी नहीं अनलेस और अनटिल आपको कोई सिम्टम्स आए, कोई तकलीफ हो। तो हमने ये प्रपोज किया था एज अ रिसर्च कि एक जनरल पॉपुलेशन का टेस्ट है। जो बच्चा पैदा होता है तो आप उसका पहला जो ब्लड सैंपल लेते हैं उससे आप टेस्ट करवाते हैं, और मेरा ख्याल है कि 80% जो डॉक्टर्स हैं वो इनिशियल या प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस के लिए सीबीसी के टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने भी अपनी लाइफ में इलेक्ट्रोफिलिसिस नाम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन सीबीसी का टेस्ट आपने हर 4-5 महीने बाद कराया है। ऐसा ही अफशा? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अ, हमने ये प्रपोज किया था, एक टीम थी हमारे साथ रिसर्च में जिसमें हिमेटोलॉजिस्ट थे, और हमने ये डिसाइड किया था कि आप हमें वो पैरामीटर्स बता दें कि सीबीसी में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ये हाईलाइट कर सकते हैं कि शायद हम कैरियर हो सकते हैं। और इस रिसर्च प्रोसेस में हमें 1-1.5 साल का अरसा लगा, और उन्होंने हमें डिफरेंट सीबीसी रिपोर्ट्स के साथ हाईलाइट करके दिया। फिर उन सीबीसी रिपोर्ट्स को हमने अपने एल्गोरिदम को फीड किया, ट्रेन किया मॉडल को, और अब हम आफ्टर 2 इयर्स एक इंटरनेशनल और एक लोकल डेटा सेट पे अपने सिस्टम को टेस्ट करने के बाद इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो 95% एक्यूरेट है कि वो बता सकता है कि आप कैरियर हैं कि नहीं। और मुझे जो इसमें खुशी है अफशा कि जो सीबीसी टेस्ट है वो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है और हर पाकिस्तानी कराता है। तो आपको अगर ये डेटा कलेक्ट करना है 22 करोड़ आबादी में से या 25 करोड़ की आबादी में से कि कैरियर कौन कौन से हैं, तो आप एक नॉर्मल टेस्ट से एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन लोगों को, वो कौन से 30% लोग हैं जिनको इलेक्ट्रोफिलिसिस की जरूरत है, बजाय इसके कि आप सबको फोर्सफुली कहें कि भाई आपको इलेक्ट्रोफिलिसिस से ही पता चलेगा। एटलीस्ट आप सॉर्ट कर सकते हैं उन लोगों को कि आपको पता चल जाए कि जी मैं कैरियर हो सकता हूँ और मैं माइनर हो सकता हूँ और अपने साथ एक ऐसा जीन लेके जा रहा हूँ जो मेरे ऑफस्प्रिंग को अफेक्ट कर सकता है। तो टीम हेमोगार्ड मैं अगर आप तीनों को नाम दूं तो आप, ये मेरा आखिरी सवाल है, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बहुत वक्त दिया। टीम हेमोगार्ड में आप तीनों ने काम कैसे डिवाइड किया, हमें ज़रा थोड़ा सा समझाएं। असल में अफशा ये जो आइडिया था ये डॉक्टर मदिया का था। मैडम की डोमेन आप पहले ही बता चुकी हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, लेकिन मैडम का जेनेटिक्स में बहुत पैशन था। मैडम मेरे साथ पार्टनर थी, ये मेरे ऑफिस आई और इन्होंने कहा कि आप मेडिकल डायग्नोसिस में काम करती हैं। मैंने इनसे वादा किया कि हम इस पे रिसर्च करेंगे, और नादिया जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया, आपको ये टीम हिमोगार्ड नजर आ रही है, इसके पीछे बहुत सारी और खवातीन हैं, उनका पैशन है। नादिया हमारे साथ रिसर्च फेज में दाखिल हुई, जब डेटा सेट पे काम करना शुरू किया, एनालाइज करना शुरू किया, लोकल डेटा सेट की गैदरिंग में नादिया हमारे साथ लैब्स में गई, कलेक्ट किया। फिर एक हमारे साथ हीमोटोलॉजिस्ट हैं, जेनेसिस्ट हैं, एक G8 में प्राइवेट लैब है, मेट्रोपोलियन लैब। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो टीम हिमोगार्ड का हिस्सा है। एक बिल्कुल एंड में डॉक्टर फरियाल हमारे साथ शामिल हुई। वो बेसिकली एक आप कह सकते हैं एक्यूरेसी इंप्रूव करने में, बढ़ाने में, कि सिस्टम बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करे, हमारा एरर सब कम से कम आए, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि एक मेडिकल की डिवाइस है और वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं खतरनाक है कि आप गलत निशानदेही कर लें। तो उसमें डॉक्टर फरियाल ने उसकी कह सकते हैं एम्पिरिकल स्टडी करना और उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करने में काम किया। तो ये टीम हिमोगार्ड जो आपको दिख रही है ये फ्रंट एंड है, और बैक एंड। और मजे की बात ये कि इसमें बहुत सारी खवातीन है जो इन्वॉल्व है। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ऐसी ख़बर है, गूज़ बम्स आ गए हैं मुझे ये सुनकर के, ये इसमें ख़वातीन की अक्सरियत है।
तो आप लोगों के लिए तो मैं यही कह सकती हूँ, वो क्या कहते हैं, यू गो गर्ल्स। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना जिसके ऊपर हम बात कर सकें, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम आउट ऑफ पैशन कर रहे हैं। मैडम की ये फील्ड है, बाकी अगर आप मेरी और नादिया की फील्ड देखें तो दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट, सो वी आर वर्किंग आउट ऑफ पैशन इन दिस डोमेन। तो तो नेत्र अगर हमें सपोर्ट मिलती है और आपके जैसे लोगों से हमें हौसला अफजाई मिलती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे हौसले बहुत बुलंद हो जाते हैं। मुझे तो आप तीनों डायनामिक ख़वातीन से मिलकर बहुत अच्छा लगा है, एंड आई होप कि आने वाले दिनों में हम रोबोटिक्स के ऊपर डॉक्टर नादिया से बात करें, और फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से डॉक्टर मदिया आपसे बात करें, और इसके अंदर अगर आप मज़ीद ख़वातीन को लाएंगे तो हम बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।